हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इजराइल पैलेस्तीन कॉन्फ्लिक्ट को फुल समझने की कोशिश करेंगे। देखेंगे क्यों इजराइल और पैलेस्तीन एक दूसरे के साथ लंबे समय से वॉर में है, इनके कॉन्फ्लिक्ट का कोई भी रिजोल्यूशन क्यों नहीं निकल पा रहा है, जेरूसलेम का क्या इंपॉर्टेंस है। उसके बाद कुछ ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो आपके यूपीएससी एग्जाम्स में काफी इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चंस को एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। स्टार्ट करने के पहले एक बार देख लेते हैं कि इजराइल और पैलेस्तीन की लोकेशन कहां पर आती है। तो दे आर लोकेटेड ऑन द वेस्ट एशिया। तो ये कहां पर है? वेस्ट एशिया में। और वेस्ट एशिया को यूएस वाले क्या बोलते हैं? दे कॉल इट मिडिल ईस्ट। तो चाहे मिडिल ईस्ट बोल लो चाहे वेस्ट एशिया बोल लो, तो इजराइल और पैलेस्तीन कहां पर है? वेस्ट एशिया में। अगर आपको इंडिया से इजराइल जाना तो आप पहले जाओगे इंडियन ओशन में, फिर बाबल मंडप को क्रॉस करके आप आ जाओगे रेड सी में, उसके बाद आप इस एरिया को एक्सेस कर सकते हो। अब इसी एरिया को मैं और जूम करके बताता हूं, क्यों? क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। सारे वर्ड्स को मैं आने वाली क्लास में यूज करता रहूंगा। तो यहां पर ये जो ट्राइंगुलर नेशन दिखाई दे रहा है, दिस इज इजराइल। इजराइल के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ व्हाइट पैचेस दिखाएंगे, और यही व्हाइट पैचेस किसका पार्ट है? पैलेस्तीन का पार्ट है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इजराइल किस किस के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो सबसे पहली कंट्री है जिसके साथ बॉर्डर शेयर करता है उसका नाम है जॉर्डन। तो सबसे पहली बॉर्डर वो शेयर करता है जॉर्डन के साथ। सीनाई पेनिनसुला के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और सीनाई इज पार्ट ऑफ इजिप्ट, तो वो इजिप्ट के साथ भी अपनी लैंड बाउंड्री को शेयर करता है। बेरूट, बेरूट के यहाँ पर एक देश है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है लेबनन। सो वो लेबनन के साथ भी अपनी बॉर्डर को शेयर करता है, प्लस वो अपनी बॉर्डर शेयर करता है सीरिया के साथ। तो इजराइल शेयर इट्स बॉर्डर विथ सीरिया, लेबनन, जॉर्डन एंड इजिप्ट। ये चीज ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि सऊदी अरेबिया के साथ इजराइल बॉर्डर शेयर नहीं करता है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे कि अगर मुझे रेड सी से मेडिटेरेनियन सी जाना है, मतलब मुझे अगर एशिया वाले पोर्शन से, इंडिया से अगर मुझे यूरोप जाना है, तो मैं इजीली पहले रेड सी में आऊंगा, रेड सी से मैं सिनाई पेनिनसुला के साइड से जाऊंगा, और स्यूज कैनाल को क्रॉस करके मैं कहां पहुंच जाऊंगा? मेडिटेरेनियन सी। और मेडिटेरेनियन सी से मैं पूरे के पूरे यूरोप को एक्सेस इजीली कर पाऊंगा। तो अभी मैंने आपको इंपॉर्टेंट लोकेशंस बताई हैं, और उनका क्या इंपॉर्टेंस है वो भी आने वाली क्लास में आपको पता चलेगा। तो पहले मैंने आपको ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें बताई हैं। अब आगे चलते हैं, तो एक बार जल्दी से हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं कि इजराइल की हिस्ट्री क्या रही है, और क्यों जेरूसलेम ज्यूश लोगों के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैं बताऊंगा जेरूसलेम का इंपॉर्टेंस ज्यूश के लिए क्या है। तो 1047 बीसी, मतलब काफी पुराने टाइम की बात कर रहा हूं, अराउंड 3000 साल पहले एक किंगडम ऑफ इजराइल हुआ करता था, जिसके किंग हुआ करते थे किंग सोलोमन। सोलोमन किंग ने पहला टेंपल बनाया था ज्यूश के लिए, जिसको बोला जाता है टेंपल माउंट। और जो किंग थे उनकी कैपिटल कहां पे हुआ करती थी? तो जेरूसलेम। तो सबसे पहले किंगडम ऑफ जेरूसलम एग्जिस्ट करता था 1047 में, और उसकी कैपिटल क्या थी? जेरूसलम। और वहीं पर वहां के किंग जो थे किंग सोलोमन, उन्होंने एक टेंपल बनाया था, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ज्यूश। उसका नाम था टेंपल माउंट। टेंपल माउंट आज भी ज्यूश के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी वो प्रेयर वगैरह करते हैं हमेशा उस टेंपल की साइड फेस करके ही करते हैं। ये जो टेंपल माउंट था इसको कई बार डिस्ट्रॉय किया गया। अगर एक बार डिस्ट्रॉय किया फिर दोबारा बनाया गया तो उसको बोला गया सेकंड टेंपल, थर्ड टेंपल। तो कई बार टेंपल माउंट को डिस्ट्रॉय किया गया, उसको अटैक किया गया, उसके कैंपस को चेंज करने की कोशिश की गई। अभी अपन थोड़ी देर बाद सारी चीजों को समझेंगे। अब बात करता हूं पैलेस्तीन कहां पर है। तो पैलेस्तीन आपको ध्यान रखना, पैलेस्तीन इजराइल के अंदर है, और इजराइल के अंदर दो एरियाज हैं, उसको बोलते हैं हम गाजा और वेस्ट बैंक, उसी को हम क्या बोलते हैं? दैट इज पार्ट ऑफ पैलेस्तीन। अब आगे चलते हैं। तो सबसे पहली बार अगर मैं बात करूं कि टेंपल माउंट को सबसे पहली बार किसने डिस्ट्रॉय किया, तो फर्स्ट इट वाज डिस्ट्रॉयड बाय द रोमन्स। रोमन्स ने टेंपल माउंट को डिस्ट्रॉय किया, और उन्होंने काफी ज्यूज को मारने की भी कोशिश करी, उनके ऊपर बहुत सारी एट्रोसिटीज करी, अत्याचार करे, जिसके कारण सम ज्यूज उन्होंने भाग कर कहां चले गए? यूरोप चले गए। अगर वो यूरोप चले गए होंगे तो सारे के सारे नहीं गए होंगे, कुछ ज्यूश वहीं पर रुक गए होंगे इजराइल वाले पोर्शन में। तो जो ज्यूश रुक गए थे वहीं पर एक छोटा बच्चा पैदा होता है जिसको बोलते हैं जीसस क्राइस्ट। तो जीसस क्राइस्ट को देखा जाए तो ओरिजिनली ही वाज आल्सो अ ज्यूश। तो जीसस क्राइस्ट भी क्या हुआ करते थे? एक ज्यूश हुआ करते थे। लेकिन बाद में जैसे हमारे यहाँ पर गौतम बुद्ध थे, ऑल्दो ही वाज अ हिंदू, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी खुद की टीचिंग्स को स्टार्ट किया और एक न्यू रिलीजन का फॉर्मेशन किया जिसका नाम था बुद्धिज्म। सिमिलरली जीसस क्राइस्ट ने भी अपनी खुद की टीचिंग्स देना स्टार्ट कर दी। कहां पर? जेरूसलेम में। और जेरूसलेम के राजा कौन हुआ करते थे? किंग सोलोमन। ये चीज आपको ध्यान रखना, वो एक ज्यूश किंगडम हुआ करता था, किंगडम ऑफ इजराइल। और उसके बाद जीसस क्राइस्ट ने अपनी टीचिंग्स देते देते एक न्यू रिलीजन का फॉर्मेशन कर दिया जिसका नाम था क्रिश्चियनिटी। अब ये सारी चीजें जब जीसस क्राइस्ट कर रहे थे, जैसे हमारे यहाँ पर गौतम बुद्ध कर रहे थे, तो वो भी हिंदूज को पसंद नहीं आ रहे थे। उसी प्रकार से जब जीसस क्राइस्ट अपनी टीचिंग्स दे रहे थे, एक न्यू रिलीजन का फॉर्मेशन कर रहे थे, तो ये सारी चीजें ज्यूश को पसंद नहीं आ रही थी। तो ज्यूश लोगों ने उनको पसंद नहीं किया। उसके बाद उन्हें पब्लिकली क्या कर दिया गया? क्रूसीफाइड कर दिया गया, मतलब सूली पे लटका दिया गया, और उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। उनकी डेथ हो जाती है, इसके कारण से आप ये चीज समझ सकते हैं कि क्रिश्चियन ज्यूश से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। और ज्यूश भाग के कहां पर गए थे? यूरोप गए थे। कब गए थे? जब रोमन्स ने उनके ऊपर अटैक किया था। अब आगे चलते हैं और आगे की पिक्चर को समझते हैं। सो क्रिश्चियंस का तो क्या है? नेगेटिव सेंटीमेंट है अबाउट ज्यूश। क्यों? क्योंकि ज्यूश लोगों ने उनके भगवान, उनके जो गुरु हैं, जो प्रभु हैं, जीसस क्राइस्ट, उनको क्रूसीफाई किया था। अब जेरूसलेम का इंपॉर्टेंस आपको ज्यूश के लिए तो समझ में आ गया होगा। व्हाई?
जेरूसलम इज इंपॉर्टेंट फॉर द ज्यूज, क्योंकि पहला टेम्पल माउंट जो उनका है वो वहीं पर बना हुआ था। अब समय धीरे धीरे आगे बढ़ता, अब हम आ जाते हैं 306 एडी पे। उसके बाद एक नए रोमन किंग आते हैं जिनका नाम रहता है कॉन्स्टेंटाइन। कॉन्स्टेंटाइन, अभी आपको ये तो पता होगा कि रोमन ने ज्यूज के ऊपर अत्याचार करे, रोमन्स डिड नॉट लाइक ज्यूज, जिसके कारण कुछ ज्यूज भागकर कहाँ आ गए थे, यूरोप आ गए थे। अब ये जब नए रोमन किंग आए जिनका नाम था कॉन्स्टेंटाइन, उन्होंने क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया। ये पहले किंग बन गए जिन्होंने ऑफिशियली क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट किया एज देयर ओन रिलीजन। उसके बाद उन्होंने क्रिश्चियनिटी को पूरे रोमन एम्पायर में भी स्प्रेड करने की कोशिश करी। कॉन्स्टेंटाइन यही नहीं रुके, उसके बाद उन्होंने सबसे पहली चर्च का फॉर्मेशन करा। कहां पर? जेरूसलेम में। जेरूसलेम में सबसे पहली चर्च किसने बनाई? तो कॉन्स्टेंटाइन ने बनाई। उसका नाम दिया द चर्च ऑफ द होली सेल्पचर। ये उस जगह पर थी जहां पर जीसस को क्रूसीफाई किया गया था, जहां पर उनको सूली पर चढ़ाया गया था, और ये जगह 2 किलोमीटर ही दूर थी टेम्पल माउंट से। तो ध्यान रखना, टेम्पल माउंट कहां पर था? तो आप बोलोगे जेरूसलेम में। फिर ये चर्च कहां पर बनाई गई? तो आप बोलोगे जेरूसलेम में। तो अभी यहां पर आप देख सकते हो कि ज्यूश आ चुके हैं पिक्चर में, प्लस यहां पर क्रिश्चियंस आ चुके हैं पिक्चर में, और दोनों के लिए जेरूसलेम इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि चर्च ऑफ द होली स्कल्पचर कहां पर है? तो आप बोलोगे जेरूसलेम में। अब जब ये नए किंग आए तो वो बिल्कुल भी ज्यूज को लाइक नहीं करते थे, जिसके कारण उन्होंने ज्यूज पे और अत्याचार करे। तो बाकी के ज्यूज भी रोमन एम्पायर से भाग गए, और अब भाग के वो कहां जाएंगे? अगेन टुवर्ड्स यूरोप। क्यों? क्योंकि यूरोप उनके काफी पास भी हुआ करता था। अब और आगे समय बढ़ता, अब आ जाता टाइम 638 एडी का। अब पहली बार यहां पर अरब इन्वेजन करते हैं, और वो किसके ऊपर इन्वेजन करते हैं? इजराइल के ऊपर। और इजराइल किसके अंडर में हुआ करता? तो आप लोग बोलोगे इजराइल किसके अंडर था? तो वो अंडर था रोमन्स के। तो अरब यहां पर अटैक करते हैं किसके ऊपर? रोमन्स के ऊपर, और वो रोमन्स को हरा भी देते हैं। अब रोमन्स को हराते हैं तो इससे देखा जाए तो ज्यूज को काफी रिलीफ मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहां से अब रोमन्स चले जाते हैं, क्योंकि रोमन्स काफी ज्यूज से चिढ़ते थे। अब जब अरब आएंगे तो सबसे पहले अरब आते से, अरब का भी एक पैटर्न था, अरब्स वर मेनली मुस्लिम्स। और मुस्लिम्स किसका फॉर्मेशन करते थे? वो लोग मॉस्क वगैरह बनाते थे, मस्जिद वगैरह बनाते थे। तो अरब ने आते के साथ क्या बनाया? तो सबसे पहले उन्होंने बनाया डोम ऑफ द रॉक और अल अक्सा मॉस्क। अब अल अक्सा मॉस्क और डोम ऑफ द रॉक उन्होंने कहां पर बनाया? उन्होंने सेम प्लेस पर बनाया जहां पर टेम्पल माउंट हुआ करता था। तो टेम्पल माउंट की जगह पर, टेम्पल माउंट की जगह पर क्या बना दिया गया? अल अक्सा मॉस्क। जैसे अयोध्या में राम टेम्पल की जगह बाबरी मस्जिद बना दी गई थी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। बिल्कुल उसी प्रकार से डोम ऑफ द रॉक और अल अक्सा मॉस्क को कहां बना दिया गया? ये मैंने पिक्चर भी दे रखी है। दिस इज डोम ऑफ द रॉक और ये अल अक्सा मॉस्क है यहाँ पर। तो ये उन्होंने कहां पर बना दिया? जहां पर टेम्पल माउंट हुआ करता था। और ये जो वॉल है, ये जो बाउंड्री है, इसको बोला जाता है वेस्टर्न वॉल। और ये जो मस्जिद है, आपको सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि यहाँ पर नॉन मुस्लिम्स अलाउड नहीं है। तो पर ये वाला जो कैंपस है ये ज्यूश के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे हिंदू अयोध्या में बाहर से प्रार्थना करते थे, बिल्कुल आज के समय पे ज्यूश भी इस वेस्टर्न वॉल को प्रे करते हैं, लेकिन बाहर से। क्यों? क्योंकि मस्जिद के अंदर नॉन मुस्लिम्स अलाउड नहीं है। आगे चलते हैं, धीरे धीरे टाइम बढ़ता गया। ज्यूज को समझ में आया कि भाई हमारी सारी जमीन हथिया ली गई है, आइदर बाय द रोमन्स। पहले रोमन्स ने हथियाई, उसके बाद अरब लोगों ने हथियाई। फिर धीरे धीरे वहां पर एक मूवमेंट स्टार्ट होता है जिसको बोलते हैं जियोनिज्म। जियोनिज्म का मतलब होता है कि ज्यूज अब अपने वापस वतन जाना चाहते हैं, और उनका वतन तो क्या था? इजराइल था। और वो हम लोगों ने देख लिया था कि सबसे पहले इजराइल बिलोंग्स टू द ज्यूश पीपल। लेकिन अभी ज्यूज कहां पर रह रहे हैं? तो आप लोग बोलोगे मोस्टली द ज्यूश आर लिविंग इन यूरोप। और ऐसा क्यों? क्योंकि रोमन्स ने उनको पहले जब भगाया था तब वो यूरोप गए थे, अरब ने अत्याचार करा तब वो और यूरोप गए। उसके बाद अब धीरे धीरे टाइम बढ़ता है, फिर टाइम आ जाता है वर्ल्ड वॉर वन का। वर्ल्ड वॉर वन वाज अ टाइम पीरियड बिटवीन 1914 टू 1918। वर्ल्ड वॉर वन में दो ग्रुप्स हुआ करते थे, एक ग्रुप जिसको लीड कर रहा था ब्रिटेन और एक ग्रुप जिसको लीड कर रहा था जर्मनी। अब ज्यूश अगर मैं बात करूं तो ज्यूश आप लोग बोल सकते हो कि ज्यूश कहां पर रह रहे हैं? यूरोप के अंदर रह रहे हैं। अब ज्यूश ने भी एक ग्रुप को सपोर्ट किया, और ज्यूश ने किसको सपोर्ट किया? ज्यूश सपोर्टेड ब्रिटेन। ज्यूश ने किसको सपोर्ट किया? ब्रिटेन को सपोर्ट किया। लेकिन समय बदल चुका था। अब जो अरब्स वहां पर रूल कर रहे थे ना, वो अरब किसके अंडर काम कर रहे थे? ऑटोमन एम्पायर। और ऑटोमन एम्पायर भी किसको बढ़ावा देते थे? अरब्स को। और ऑटोमन एम्पायर किसकी साइड हो गया था? जर्मनी के। लेकिन ब्रिटेन के साइड कौन हो गया था? ज्यूश वगैरह हो गए थे, जो कहां पर रह रहे थे? यूएस और यूएसएसआर में रह रहे थे। तो ब्रिटेन ने भी जियोनिज्म को सपोर्ट किया। जियोनिज्म मतलब कि ज्यूश को वापस उनके घर भेजना। घर भेजना मतलब इजराइल वाले एरिया में सेटल कराना। जिसके कारण ब्रिटेन ने एक प्रपोजल भी रखा कि अगर हम वर्ल्ड वॉर जीत जाते हैं, अगर वॉर में हमारी विक्ट्री होती है, तो हम बेल्फोर डिक्लेरेशन को अडॉप्ट कर लेंगे। और बेल्फोर डिक्लेरेशन में वहां की क्वीन क्लियरली बोलती है कि हम एक नया घर बनाएंगे, नया होम बनाएंगे फॉर द ज्यूश पीपल। और नया घर कहां बनाएंगे? वहीं पर बनाएंगे जहां पर ऑलरेडी हुआ करता था, मतलब इजराइल में। और इजराइल का भी नाम क्या हो चुका है फिलहाल के लिए? तो वो लोग उसको बोलते हैं पैलेस्तीन। पैलेस्तीन क्यों? क्योंकि वहां पर अरब्स ने इन्वेजन करके उसको ऑक्यूपाई कर रखा है। तो अरब ने अभी इजराइल को बना दिया है पैलेस्तीन। तो बेल्फोर डिक्लेरेशन में ब्रिटेन ने प्रॉमिस किया कि हम ज्यूज को वापस कहां भेजेंगे? पैलेस्तीन भेजेंगे, उनके ओरिजिनल होम भेजेंगे।
अब वर्ल्ड वॉर वन के बाद तो आपको पता है कि यहाँ पर ब्रिटेन की जीत होती है और बेल्फोर डिक्लेरेशन को अडॉप्ट कर लिया जाता है और बहुत सारी क्वांटिटी में, बहुत सारी मात्रा में, बहुत सारे ज्यूश लोग माइग्रेट करना स्टार्ट करते हैं अगेन फ्रॉम यूरोप टू इजराइल। यूरोप से वो वापस कहाँ आना स्टार्ट कर देते हैं? इजराइल। अब आप बोलोगे कि सर वो लोग यूरोप से आना क्यों चाहते हैं? क्योंकि आपको पता है यूरोप में कौन से रहते हैं, तो आप लोग बोलोगे यूरोप में तो क्रिश्चियंस रहते हैं और क्रिश्चियंस ज्यूस से काफी चिढ़ते हैं क्योंकि ज्यूस लोगों ने उनके जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया था। अब ब्रिटेन जीत जाता है वर्ल्ड वॉर वन। उसके बाद ऑटोमन एम्पायर की हार हो जाती है। ऑटोमन एम्पायर वही है जो अरब लोगों का हुआ करता था और अभी अरब लोग ही पैलेस्तीन के ऊपर रूल कर रहे थे। लेकिन वर्ल्ड वॉर वन के बाद अब पूरा का पूरा एरिया किसके अंडर आने वाला है? ब्रिटेन के अंडर आने वाला है। तो ब्रिटेन ने उस टेरिटरी के ऊपर रूल करना स्टार्ट कर दिया और उसने लार्ज नंबर में ज्यूश को वापस कहां सेटल करना स्टार्ट कर दिया? पैलेस्तीन के अंदर। क्यों किया ऐसा? क्योंकि ब्रिटेन ने ऑलरेडी बेल्फोर डिक्लेरेशन में ज्यूश को यह प्रॉमिस किया था कि अगर हम वॉर जीत जाते हैं तो हम ज्यूश के लिए एक नई टेरिटरी, नया होमलैंड बनाएंगे जो उनका ओरिजिनल होमलैंड हुआ करता था, दैट इज इजराइल। अब धीरे धीरे समय बढ़ता है। ज्यूश जो ऑलरेडी यूएस में, यूएसएसआर में और यूरोप में रह रहे थे, वहां की ज्यूश कम्युनिटी ने, जो नए ज्यूश थे जो इजराइल की तरफ माइग्रेट कर रहे थे, उनको काफी फंड्स वगैरह दिए और उस फंड से ज्यूश ने अरब लोगों से बहुत सारे लैंड खरीदे। तो अरब लोगों ने अपने लैंड मास को किसको बेच दिया? ज्यूश को बेच दिया। तो ज्यूश यहां पर देखा जाए तो कोई आक्रमणकारी नहीं है, उन्होंने प्रॉपर जमीन खरीदी, अपने नाम कराई। तो यहां पर ज्यूश कम्युनिटी स्टार्टेड परचेसिंग लैंड फ्रॉम द अरब, जिसके बाद धीरे धीरे उनकी टेरिटरी बढ़ना स्टार्ट हो गई। फिर टाइम आता है 1878 का। टोटल पॉपुलेशन उस समय अगर मैं बात करूं पैलेस्तीन की तो कितनी हुआ करती थी? अराउंड 4.7 लाख, मतलब अराउंड 5 लाख, जिसमें सिर्फ 25,000 ही ज्यूश थे। लेकिन धीरे धीरे देखो 1878 से अब अपन आते हैं 1914, ज्यूश पॉपुलेशन अब कितनी हो गई है? 85,000। देखा जाए तो 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ चुकी है एक छोटे से टाइम पीरियड के अंदर अंदर। इसका मतलब क्या है कि ज्यूश अब यूरोप से कहां आ रहे हैं? इजराइल की तरफ आना स्टार्ट कर चुके हैं। फिर और आगे चलते हैं और फेजेस देखते हैं कि और ज्यूश कैसे माइग्रेट करते हैं टुवर्ड्स पैलेस्तीन। अभी इजराइल नहीं बना, अभी पैलेस्तीन ही है। उस पूरे ट्रायंगुलर एरियाज को हम क्या बोलेंगे? पैलेस्तीन बोलेंगे। 1919 से 1923 वाला जो एरिया, उस समय 30,000 ज्यूश आते हैं ईस्टर्न यूरोप से। 24 से 26 के बीच 50,000 ज्यूश और माइग्रेट करते हैं फ्रॉम पोलैंड टू इजराइल या पैलेस्तीन। फिर 1933 से 1936 में 1 लाख ज्यूश आ जाते हैं यूरोप से। और ये यूरोप में देखना, आपको यूरोप में आपको ये भी पता होगा कि वहां पर उस समय एडोल्फ हिटलर का भी राइज हो रहा था और जर्मनी भी क्या हो रहा था? पावर में जा रहा था, जिसके कारण ज्यूश वगैरह यूरोप को छोड़कर कहां जा रहे थे? पैलेस्तीन की तरफ जा रहे थे। सो ज्यूश माइग्रेट क्यों कर रहे थे? क्योंकि सबसे पहले तो ज्यूश के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था यूरोप में। क्रिश्चियन उसको जीसस की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल मानते थे ज्यूश वगैरह को। हिटलर का राइज हो रहा था और हिटलर, आपको पता है, नाजीज वगैरह ज्यूश को बहुत ज़्यादा एक्सटर्मिनेट करने में लगे हुए थे। और ज्यूश जो हैं यूजुअली वो मनी लेंडर हुआ करते थे और मनी लेंडर का जो काम होता है, जो मनी लेंडिंग का काम होता है, वो क्रिश्चियंस लोगों को पसंद नहीं आता क्योंकि इनके रिलीजन में प्रोहिबिटेड है। तो इसके कारण से वहाँ के लोग भी ज़्यादा ज्यूश लोगों को पसंद नहीं करते थे। आगे चलते हैं। अब यूरोप में कुछ देख लेते हैं कि ज्यूश के साथ किस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि ज्यूश को अलाउड ही नहीं था नॉन ज्यूश कम्युनिटी में शादी वगैरह करना। मतलब वो ज्यूश सिर्फ ज्यूश में ही शादी कर सकते थे। ज्यूश को वहां पर थर्ड क्लास सिटीजन माना जाता था। कई देशों ने तो उनसे सिटीजनशिप भी ले ली थी और उनको जर्मनी वगैरह ने, हिटलर वगैरह ने तो कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भी भिजवा दिया था जहां पर इजीली उनको मारा जा सकता था। वर्ल्ड वॉर टू में 60 लाख ज्यूश को मार दिया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना, किसने? एडोल्फ हिटलर ने और जर्मनी ने। तो ज्यूश के पास कोई भी चॉइस नहीं बची थी एक्सेप्ट गोइंग बैक टू द पैलेस्तीन। और पैलेस्तीन क्या था? पैलेस्तीन कुछ भी नहीं था। पैलेस्तीन वाज द किंगडम ऑफ इजराइल, जो ओरिजिनली ज्यूश का ही हुआ करता था। तो धीरे धीरे ज्यूश की पॉपुलेशन पैलेस्तीन में बहुत ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो गई, जिसके कारण अरब पॉपुलेशन वहां पर कम होती गई इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस। फिर आ जाता है वर्ल्ड वॉर टू का टाइम। वर्ल्ड वॉर टू में भी आपको पता है जर्मनी लॉस्ट द वॉर। जर्मनी अगर वॉर हारा है तो मतलब कोई ना कोई वॉर जीता होगा। वॉर कौन जीता था? अगेन ब्रिटेन एंड यूएस वॉर जीते थे। अब जर्मनी को जिसने सपोर्ट किया था वो भी तो हारा है। तो अरब ने किसको सपोर्ट किया था? जर्मनी को। और ज्यूश ने किसको सपोर्ट किया था? ब्रिटेन और यूएसएसआर को। तो ऑब्वियसली वर्ल्ड वॉर टू के बाद भी ज्यूश की कंडीशन अच्छी होने वाली है। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन और यूएस वॉर को जीते हैं। और यह भी ध्यान रखना है कि जब भी ज्यूश ने जिसको भी सपोर्ट किया वो कभी वॉर हारा नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्यूश क्यों लड़ाई लड़ते थे? वो अपने सर्वाइवल के लिए लड़ाई लड़ते थे। क्योंकि अगर ज्यूश हारे तो उनका तो पूरा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, वो कहां जाएंगे रहने के लिए। तो ज्यूश पूरी जी जान से लड़ाई लड़ते थे। और ज्यूश ने किसका साथ दिया था? ब्रिटेन और यूएस और यूएसएसआर का साथ दिया था, जिसके बाद उनकी विक्ट्री हुई वर्ल्ड वॉर टू में। वर्ल्ड वॉर टू के बाद यूनाइटेड नेशंस का भी एग्जिस्टेंस हुआ। यूनाइटेड नेशंस को भी फॉर्म किया गया और वो एग्जिस्टेंस में आया। अब यूनाइटेड नेशन जब एग्जिस्टेंस में आया तो उसको कौन डोमिनेट करता था? अगेन दोस हु वॉन द वॉर, हु वॉन द वर्ल्ड वॉर टू। तो मतलब यूनाइटेड नेशंस में भी किसका बोलबाला होने वाला है? यहाँ पर ब्रिटेन का, यूएस का, यूएसएसआर का। और उन्होंने किसको सपोर्ट किया? ज्यूश को सपोर्ट किया। क्यों? क्योंकि ज्यूश ने वर्ल्ड वॉर टू के टाइम ब्रिटेन, यूएस और यूएसएसआर को सपोर्ट किया था। उसके बाद
जो बेल्फोर डिक्लेरेशन था जहां पर ब्रिटेन की क्वीन ने बोला था कि भाई हम ज्यूश के लिए एक होमलैंड बनाएंगे, उनको उनके ओरिजिनल होमलैंड में बसाएंगे। तो ये जो बेल्फोर डिक्लेरेशन था ब्रिटेन ने अब ये किसको दे दिया, यूनाइटेड नेशंस को दे दिया। बोला कि अभी आपकी जिम्मेदारी है कि आप बेल्फोर डिक्लेरेशन को प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करो। तो यूनाइटेड नेशंस ने एक कमिटी बनाई, स्पेशल कमिटी, जिसके अंदर 11 कंट्री के सदस्य हुआ करते थे, और उस कमिटी ने कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन दिए रिगार्डिंग द स्टेट ऑफ इसराइल। अब यूएन कमेटी ने क्या बताया, तो यूएन कमेटी ने सबसे पहले स्टडी करी और उसके बाद उसने ये चीज बताई कि भाई जो पैलेस्तीन की पॉपुलेशन है, अगर मैं उसकी बात करूं पॉपुलेशन की, तो वहां पर 1/3 ज्यूश रहते हैं और 2/3 अरब्स रहते हैं। मतलब वहां की पॉपुलेशन में 33% ज्यूश है एंड 66% अरब है। लेकिन जो 33% ज्यूश है उनके पास सिर्फ 6% ऑफ द लैंड एरिया। दैट इज वेरी डिस्क्रिमिनेशन। बोले कम से कम अगर वो 33% है तो उनके पास 33% लैंड एरिया भी होना चाहिए। तो यूनाइटेड नेशंस की कमिटी ने एक हिस्टोरिकल डिसीजन दिया जिसमें उसने बताया कि जो पैलेस्तीन का स्टेट है, जो पैलेस्तीन स्टेट है, ये पहले पैलेस्तीन हुआ करता था। बोले इस पैलेस्तीन को डिवाइड कर दिया जाए इनटू 3 टेरिटरीज। बोले एक इजराइल के लिए हो जाएगी टेरिटरी, एक टेरिटरी किसके लिए हो जाएगी, बोले इजराइल के लिए हो जाएगी। फिर एक टेरिटरी किसके लिए हो जाएगी, पैलेस्तीन के लिए हो जाएगी। और जो जेरूसलम है दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर बोथ ज्यूश एज वेल एज मुस्लिम्स। मुस्लिम्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर उनकी अलग सा मॉस्क हुआ करती थी जो अरब लोगों ने बनवाई थी। तो ज्यूश के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मुस्लिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और क्रिश्चियंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो यूनाइटेड नेशंस ने बोला कि पैलेस्तीन को डिवाइड कर दिया जाएगा, एक पैलेस्तीन ज्यूश के लिए, एक पैलेस्तीन अरब के लिए, और जो बचता है जेरूसलेम, बोले जेरूसलेम को हम यूएन के कंट्रोल में ही रखने वाले हैं। अब यूनाइटेड नेशन में कोई भी प्रपोजल पास होता है तो उसके लिए होती है वोटिंग। तो वोटिंग से ही इस प्रपोजल को अडॉप्ट किया गया था। ज्यादातर कंट्रीज ने पार्टीशन प्लान को सपोर्ट किया था, जिसके कारण ये एग्जिस्टेंस में आता है। लेकिन इंडिया वॉज द ओनली नॉन मुस्लिम नेशन जिसने इसका अपोज किया था। तो इंडिया एंड सम मुस्लिम नेशन वोटेड अगेंस्ट दिस प्रपोजल, लेकिन ये प्रपोजल को एक्सेप्ट किया गया था। क्यों, क्योंकि मेजोरिटी के साथ यूनाइटेड नेशन में एक्सेप्ट हुआ था। अब अगर बात कर लेते हैं 1946 की, जब ये कमेटी नहीं आई थी, रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ था, तो उसके पहले जो ग्रीन वाला एरिया दिख रहा है आपको, दिखेगा ये पैलेस्तीन लैंड था। मतलब पहले पैलेस्तीन के पास बहुत ज्यादा एरिया था। ज्यूज ऑल्दो इस समय भी कितने थे, तो आप बोलोगे 33%, तो उस समय भी ज्यूज थे, लेकिन उनके पास सिर्फ 6% ऑफ द लैंड एरिया था। यूएन कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद देखो, ध्यान से देखोगे आप, तो इजराइल को भी काफी जमीनें दी गई। अब जो व्हाइट पोर्शन है यहां पर ये इजराइल बनता जा रहा है। पहले क्या हुआ करता था, पहले पैलेस्तीन हुआ करता था। पैलेस्तीन के बाद अब इजराइल भी एग्जिस्टेंस में आ गया, प्लस पैलेस्तीन भी एग्जिस्टेंस में आ गया। लेकिन आज के समय देखा करें तो अब तो ज्यादातर एरिया क्या आपको दिखाई दे रहा है, इजराइल दिखाई दे रहा है। तो कैसे ये 1946 से आज की स्थिति में आ गया, जो व्हाइट पोर्शन आज आपको ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ज्यादातर एरिया में आपको इजराइल दिखाई दे रहा है। तो ऐसा कैसे हो गया, इजराइल इतना बड़ा कैसे हो गया, इतना ज्यादा लैंड एरिया उसके पास कैसे हुआ, वो भी अभी समझने की कोशिश करते हैं। अगेन यहाँ पर मैंने एक इंपॉर्टेंट मैप दे रखा है इजराइल का, आप ध्यान से देखोगे तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि पैलेस्तीन की अगर मैं आज के समय बात करता हूं तो पैलेस्तीन वाज इनसाइड द इजराइल। तो आप बोलोगे पैलेस्तीन इजराइल के अंदर है, तो पैलेस्तीन तो दिखाई नहीं दे रहा। तो ये जो गाजा स्ट्रिप वाला पोर्शन है, ये जो छोटा सा रेड पोर्शन आपको दिख रहा है, तो ये जो गाजा स्ट्रिप है प्लस जो वेस्ट बैंक है, ये दोनों मिला के ही किसको बनाते हैं, पैलेस्तीन को बनाते हैं। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो पैलेस्तीन पूरा का पूरा इजराइल के अंदर ही आता है। यहाँ पर ये सीरिया है, ये गोलन हाइट सीरिया का एरिया हुआ करता था, लेकिन लड़ाई के बाद ये एरिया भी अब किसके पास आ गया, इजराइल के पास आ गया। ये जो पूरा इजिप्ट का एरिया जिसको हम बोलते हैं सिनाई पेनिनसुला, ये भी इजराइल के पास था, लेकिन इजराइल ने इसको रिटर्न कर दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे की पिक्चर देखते हैं। आगे चलने के पहले फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोग भी यूपीएससी एमपीपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, दैट टू एट मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस ऑफ ₹4,500 ओनली, तो एक बार आप हमारा यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं, परसिवरेंस आईएएस नाम से जो दिया हुआ है। वहां पर आपको बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए मिल जाएंगे, जिसमें हम प्री प्लस मेंस की कंप्लीट इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन कराएंगे विद 1 ईयर वैलिडिटी, जिसमें आपका सारा का सारा सिलेबस कवर करवाया जाएगा। चलिए, यूएन की कमेटी है, यूएन की कमेटी ने रिकमेंडेशन किया कि भाई पैलेस्तीन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए। यूएन के डिसीजन के बाद पहले ब्रिटेन वहां पर टिका हुआ था, अब ब्रिटेन ने इजराइल की टेरिटरी को छोड़ दिया। जिस दिन ब्रिटेन ने इजराइल को या पैलेस्तीन को छोड़ा, उस एरिया को छोड़ा, जस्ट उसके अगले ही दिन सारे अरब देशों ने, अरब देशों मतलब जो मुस्लिम देश का कन्फेडरेसी थी, लाइक इजिप्ट, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, इराक, सऊदी अरेबिया, यमन, इन सब ने मिलकर एक छोटे से देश जिसको हम यहां पर बोलते हैं इजराइल, इसके ऊपर अटैक कर दिया। जस्ट द वेरी नेक्स्ट डे, जिस दिन ब्रिटेन ने इजराइल को छोड़ा, अगले ही दिन सारे अरब देशों ने मिलकर किसके ऊपर अटैक कर दिया, इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया। अब आपको एक चीज यहां पर ध्यान रखना है कि अगर इजराइल की फॉर एग्जाम्पल अगर हार हो जाती है, इसका मतलब क्या है कि ये सारे अरब देश वहां के एक एक बच्चे, एक एक बुजुर्ग, एक एक यंगस्टर, सभी लोगों को मार देने वाले हैं, क्योंकि इनका एक ही एम था, दैट इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ इजराइल। लेकिन बड़े अचंभे की बात है कि ये सारे देशों ने अटैक तो किया, लेकिन ये इजराइल को हरा नहीं पाए। इसके बाद भी इजराइल जीत जाता है। अभी वो क्यों जीत जाता है, वो सारे रीजंस आप लोग खुद से पढ़ लेना। तो अरब की यहां पर हार हो जाती है वॉर में, लेकिन जब अरब की हार होती है उसके बाद इजराइल कुछ और एरियाज भी जीत लेता है। अब देखना कौन से एरिया जीत लेता है भाई।
पार्टीशन प्लान ने आप 47 में देखोगे तो इसराइल को ये वाले पोर्शन गिफ्ट कर दिए। पार्टीशन प्लान ने तो ये एरिया दिया था, लेकिन जब वॉर हुआ, वॉर के बाद इसराइल ने कुछ और टेरिटरीज करी। तो आप ध्यान से देखो 49 से 67 के बीच इसराइल के पास और बड़ा एरिया आ गया। क्यों? क्योंकि उसने जब अरब्स को हराया तो उनके कुछ और लैंड एरियाज भी कैप्चर कर लिए। फिर 1950 में इसराइल भी एक लॉ पास करता है जिसको बोला जाता है लॉ ऑफ रिटर्न। लॉ ऑफ रिटर्न का सिंपल मतलब है कि कोई भी ज्यूस दुनिया के किसी भी कोने में रह रहा है, अगर उसको कहीं रहने की जगह नहीं मिलती है तो वो इसराइल आ सकता है कभी भी किसी भी समय, और उसको इसराइल की सिटीजनशिप दी जाएगी। मतलब अब यहां पर इसराइल ने बता दिया है कि नाउ इसराइल इज द न्यू होम फॉर द ज्यूश कम्युनिटी, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में रह रही हो, वो कभी भी इसराइल वगैरह आ सकते हैं। और ये लॉ कब पास किया था? 1950 में। अब आगे चलते हैं। फिर आगे चल के आती है सुएज कैनाल क्राइसिस। अब यहाँ पर मैंने एक आदमी का फोटो दे रखा है, इसका नाम क्या है? अब्दुल गामेर नासिर। और यहाँ पर ये दे रखे हैं नेहरू जी, मतलब नेहरू जी के फ्रेंड भी थे, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में भी एक दूसरे के साथ हुआ करते थे, जो आपने क्लास 12 एनसीईआरटी में पढ़ा होगा। अब देख लेते हैं सुएज कैनाल क्राइसिस। तो सुएज कैनाल सबसे पहले कहाँ पर है? तो मैंने आपको बताया रेड सी से आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर क्या आ जाता है? सिनाई पेनिनसुला। सिनाई पेनिनसुला के यहाँ पर एक कैनाल बना दी गई है जो मेडिटेरेनियन सी को रेड सी के साथ कनेक्ट करती है, और इसी कैनाल को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट सुएज कैनाल। अब सुएज कैनाल का बनाया किसने था? तो सुएज कैनाल को ओरिजिनली बनाया था फ्रेंच ने और इजिप्ट ने। फ्रेंच ने और इजिप्ट ने मिलकर पैसा लगाया और किसको बनाया? सुएज कैनाल को। बाद में इजिप्ट किस्त वगैरह नहीं भर पाया तो उसने सुएज कैनाल के सारे राइट्स किसको दे दिए? ब्रिटेन को। तो मतलब अब सुएज कैनाल हो गई है फ्रांस की और ब्रिटेन की। क्यों? क्योंकि इजिप्ट अपनी किस्तें वगैरह नहीं भर पाया। लेकिन 1956 का जब टाइम पीरियड आया तो गामेल अब्दुल नासिर ने यूनिलैटरली डिक्लेयर कर दिया कि नहीं भाई, बिकॉज सुएज कैनाल इज इन द टेरिटरी ऑफ इजिप्ट, तो अब से सिर्फ इजिप्ट का ही उसके ऊपर क्लेम होने वाला है, ना हम किस्त भरेंगे ना हम पैसे देंगे, और सुएज कैनाल के ऊपर क्लेम भी कर देंगे। इसके बाद फ्रांस और ब्रिटेन ने काफी समझाया लेकिन नासिर नहीं माने, इजिप्ट नहीं माना। उसके बाद क्या हुआ? इजिप्ट के पास जैसे ही सुएज कैनाल का एक्सेस आया तो सबसे पहले इजिप्ट ने सुएज कैनाल का एक्सेस पाते ही इसराइल को एक्सेस बंद कर दिया कि अब इसराइल सुएज कैनाल को यूज नहीं कर सकता है। इससे इसराइल को काफी गुस्सा आया और इसराइल ने किसके ऊपर अटैक कर दिया? इजिप्ट के ऊपर अटैक कर दिया। अब इसराइल को यहाँ पर मदद भी मिल जाएगी। किसकी मदद मिल जाएगी? फ्रेंच की और ब्रिटेन की। और जिसके बाद इजिप्ट की हार हो जाती है, और हार के बाद पूरा का पूरा सिनाई पेनिनसुला इंक्लूडिंग सुएज कैनाल किसके पास चला जाता है? इसराइल के अंडर चले जाता है। सो इसराइल विद द हेल्प ऑफ फ्रांस एंड ब्रिटेन अटैक्ड इजिप्ट। इसराइल कैप्चर्ड होल ऑफ सिनाई पेनिनसुला इंक्लूडिंग सुएज कैनाल। लेकिन सुएज कैनाल को आफ्टर यूनाइटेड नेशंस इंटरफेरेंस वापस दे दिया जाता है किसको? इजिप्ट को। और इजिप्ट से बदले में एक प्रॉमिस लिया जाता है, रिटर्न नोट लिया जाता है कि कभी भी इजिप्ट आने वाले समय में इसराइल का एक्सेस बंद नहीं करेगा। जैसे सुएज कैनाल दूसरे देशों के लिए ओपन है वैसे ही इसराइल के लिए भी ओपन रहेगी। उसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस भी अपना क्लेम गिव अप कर देते हैं और खाली हाथ वहां से लौट जाते हैं और इसराइल को एक रिटर्न परमिशन मिल जाती है। फिर आता है समय 1964 का। अब नासिर काफ़ी डिसअपॉइंट हुए थे क्योंकि नासिर की हार हो गई थी वॉर में, सुएज कैनाल भी चली गई थी, सिनाई पेनिनसुला भी चला गया था, यूनाइटेड नेशंस ने वो तो उसको वापस दिखाया। सो नासिर ने अदर अरब देशों के, अरब देश मतलब यहाँ पर कौन से? मुस्लिम नेशन। तो यहाँ पर अदर मुस्लिम कंट्रीज के साथ मिलकर एक नया फॉर्मेशन किया, एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसको बोलते हैं पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। नाम से ही बात पता चल रहा है क्या करना चाहता है? पैलेस्तीन को लिबरेट करना चाहता है, इसलिए इसका नाम दिया गया पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये कहां पर बनाया गया था? इजिप्ट में बनाया गया था, टू फ्री पैलेस्टीन। उसके बाद नासिर ने फिर एक और काम किया। पहले उन्होंने सुएज कैनाल पे एंट्री बंद करी थी इसराइल की। अब वो सुएज कैनाल पे तो एंट्री बंद नहीं कर सकते थे, दोबारा उन्होंने बंद करी कहां पर? स्ट्रेट ऑफ तीरन। अब ये तीरन स्ट्रेट कहां पर है? ध्यान से देखो, इसराइल है, इसराइल से आप यहां पर आओगे, ये पोर्शन को मैंने बताया भी था, क्या बोलते हैं? गल्फ ऑफ अकबा। इसराइल से आप आओगे गल्फ ऑफ अकबा, अकबा से आओगे रेड सी से आप एशिया वगैरह निकल जाओ, इंडियन ओशन। तो इस बार गल्फ स्ट्रेट ऑफ तीरन पे उन्होंने क्या करा? रेस्ट्रिक्शंस वगैरह लगा दिए, मतलब इसराइल अब स्ट्रेट ऑफ तीरन को यूज नहीं कर सकता है। इसके बाद अरब देशों को लगा कि इसराइल बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा और उसके बाद उनके ऊपर अटैक कर देगा, लेकिन इसराइल ने ऐसा नहीं किया। इसराइल ने पहले यूनाइटेड नेशन में कंप्लेंट करी कि भाई देखो, हमारा स्ट्रेट ऑफ तीरन पे इस बार एक्सेस बंद कर दिया गया, अब हम क्या करें? यूनाइटेड नेशंस ने कुछ नहीं किया। उसके बाद सारे अरब देशों ने मिलकर दोबारा इसराइल के ऊपर अटैक कर दिया, लेकिन ये लड़ाई चली केवल और केवल 6 दिन, और अगेन सारे के सारे अरब देश हार गए और अगेन इसराइल वॉर जीत गया। मैंने आपको फिर बताया कि इसराइल हमेशा वॉर क्यों जीतता है, क्योंकि इसराइल अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ता है। क्योंकि अगर इसराइल हारा तो उसका रिजल्ट क्या होगा वो आप समझ सकते हो। देखो, अरब देश हारते हैं तो वापस अपनी टेरिटरी में चले जाते हैं, लेकिन अगर इसराइल हारा तो वहां के एक एक बच्चे को वो लोग मार देंगे। क्यों? क्योंकि उसका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। अब 1967 का वॉर तो हुआ, वॉर में इसराइल जीत गया। अब जब जब इसराइल वॉर जीतता है तो हमेशा न्यू टेरिटरीज को गेन करता है। इस बार भी इसराइल ने कुछ न्यू टेरिटरीज गेन करी। सबसे पहले तो उसने सिनाई पेनिनसुला, जो इजिप्ट को एक बार दे चुका था, वो वापस इजिप्ट से छीन लिया। उसने सीरिया से एक नई टेरिटरी गेन करी जिसको बोला गया गोलन हाइट्स।
उसने इजिप्ट से लिया गाजा स्ट्रिप, और वेस्ट बैंक और जेरूसलेम को भी उसने जॉर्डन से छीन लिया और अपनी टेरिटरी बना लिया। जिन सारी टेरिटरीज को इसराइल ने अपने पास रखा वो ये वाली हैं, लेकिन सीनाई पेनिनसुला को अगेन यूनाइटेड नेशंस की रिक्वेस्ट पे उसने वापस कर दिया, किसको, इजिप्ट को। अब नासिर तो और ज्यादा डिसअपॉइंट हो गए। नासिर ने बनाया था पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली तो इसराइल से नहीं जीत सकती, तो उन्होंने क्या अपनाना शुरू करा, गोरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक्स, मतलब छुप छुप के वॉर, जैसे आज पाकिस्तान भारत के ऊपर करता है। तो पीएलओ ने क्या करा, वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में धीरे धीरे कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गई। उन्होंने प्लेन्स वगैरह को हाईजैक करना शुरू कर दिया ताकि इसराइल पर अटैक किया जा सके। फिर अरब देशों ने मिलकर, उस समय अरब कंट्रीज में ऑयल भी आ चुका था, ऑयल फाउंड हो चुका था, तो उन्होंने ऑयल एम्बार्गो लगाना स्टार्ट कर दिया उन देशों पे जो इसराइल को सपोर्ट करते हैं। पीएलओ ने इवन इजरायली एथलेटिक्स को भी अटैक किया जो कहां पर थे उस समय, जर्मनी में हुआ करते थे। तो देख सकते हो आप कि पीएलओ ने धीरे धीरे किसको टारगेट करना स्टार्ट कर दिया है, इसराइल को, जिससे इसराइल काफी परेशान भी हो गया है। अब जो पीएलओ के फाइटर्स थे, जो पीएलओ के लिए लोग लड़ते थे, वो कहां पर रहते थे, वो लोग रहते थे लेबनान में। तो इसराइल ने सबसे पहले कहां पर अटैक करने की कोशिश करी, लेबनान में, और वहां पर 18,000 लड़ाकों को मार दिया पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के, जिसके बाद पीएलओ काफी वीक हो गई है। ओके, पीएलओ वीक हुई या पीएलओ के पास कोई चॉइस नहीं बची, और मैंने बताया कि जब जब इसराइल जीतता है तो नई टेरिटरीज को गेन करता है। तो पीएलओ को हराने के बाद जब इसराइल ने अगेन न्यू टेरिटरीज गेन करी, तो पीएलओ ने बोला कि भाई वही टू स्टेट मॉडल अपन अडॉप्ट कर लेते हैं जो यूनाइटेड नेशन ने 1947 में आपको सजेस्ट किया था, बट दिस टाइम इसराइल सेज नो। बोले अगर यही मॉडल अडॉप्ट करना था तो आपको 1947 में करना था, आज हम टेरिटरीज जो गेन कर चुके हैं अब हम उसको रिटर्न नहीं करने वाले हैं। बाद में आगे चल के इसराइल ने अगेन एक फ्रेंडली जेस्चर दिखाया, उसने ऑस्लो अकॉर्ड पे साइन किया 1993 में, जो उस समय के यूएस प्रेसिडेंट ने ब्रोकर किया था, जहां पर पीएलओ ने भी उसको साइन किया। ऑस्लो अकॉर्ड क्या था, ऑस्लो अकॉर्ड ने बोला कि जो भाई वेस्ट बैंक है और गाजा है वो हम पैलेस्तीन वालों को दे देंगे। अब आप बोलोगे वेस्ट बैंक और गाजा कहां पर है, तो मैं आपको एक मिनट पिक्चर दिखा देता हूं। वेस्ट बैंक और गाजा, अगर आप लोग भूल रहे हैं तो मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूं कि वेस्ट बैंक और गाजा कहां पर पड़ते हैं। तो ये देखिए, ये था वेस्ट बैंक, ओके, ये थी गाजा स्ट्रिप, ये थी गोलन हाइट्स। ये सारे एरियाज इसराइल ने वॉर में जीते थे। तो ओस्लो अकॉर्ड ने बोला कि भाई वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप किसको दे दो, आप पैलेस्तीन को दे दो। तो इसराइल ने बोला ओके कि हम वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप किसको दे देते हैं, पैलेस्तीन को दे देते हैं। सो ओस्लो अकॉर्ड पे दोनों लोगों ने साइन किया। क्यों साइन किया, क्योंकि पीएलओ वीक हो चुकी थी, और पीएलओ क्यों वीक हुई थी वो भी मैंने आपको बताया, क्योंकि इसराइल ने किसके ऊपर अटैक कर दिया था, लेबनान के ऊपर अटैक कर दिया था। राइट, ये आपको सारी चीजें समझ में आई। चलिए आगे चलते हैं। ओस्लो अकॉर्ड तो हो गया, लेकिन उसके बाद भी इसराइल ने सारे एरियाज को पैलेस्तीन वगैरह के लोगों को ट्रांसफर नहीं किया। अब जब पैलेस्तीन या पैलेस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन काफी वीक हो गया, तो उसी में से कुछ लड़ाके, कुछ रेडिकल्स लोग सामने आए और उन्होंने एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसको बोला जाता है हमास। सो हमास में क्या थे, दे वर द रेडिकल्स अमंग द पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और उन्होंने दोबारा से गोरिल्ला वॉर टेक्निक्स के साथ इसराइल के ऊपर अटैक शुरू कर दिए थ्रू गाजा स्ट्रिप। अब ये गाजा और वेस्ट बैंक ये वही है जो ओस्लो अकॉर्ड ने पैलेस्तीन को दिलवाए हैं। तो देखना आप, गाजा से आर्म्स एंड एम्यूनिशन सप्लाई होंगे किसको, हमास को, और हमास वो कहां पर अटैक करेगा, इसराइल के ऊपर अटैक करेगा। और आज के समय भी गाजा स्ट्रिप पे से ही बहुत सारे रॉकेट्स वगैरह आते हैं, किसके ऊपर, इसराइल के ऊपर आते हैं। तो हमास को किसने सपोर्ट किया, अरब देशों ने सपोर्ट किया, आज भी वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। किसके थ्रू सपोर्ट करते हैं, पैसे भी देते हैं और हथियार भी देते हैं। आज का स्टेटस कि अगर मैं बात करूं कि प्रेजेंट डे स्टेटस क्या है इसराइल और पैलेस्तीन का, सो नोबडी वांट्स पीस, किसी को भी पीस पसंद नहीं है। इवन जो पीस की बातें करता है उसको पीएलओ में भी मार दिया जाता है और उसको इसराइल में भी मार दिया जाता है। 1990s में इवन इजरायली प्राइम मिनिस्टर को भी मार दिया गया था, और उसके बाद वहां पर एक राइट विंग पार्टी आई थी हेडेड बाय द बेंजामिन नेतन्याहू, जो आज के भी प्रेजेंट डे प्राइम मिनिस्टर है। सो आज के समय कोई भी पीस नहीं चाहता है। पीस ना चाहने के भी कुछ रीजन है, उसको भी अपन समझेंगे। अगर मैं बात करूं पूरे इस इशू के ऊपर इंडिया का क्या स्टैंड है, तो इंडिया का कोई मिक्स स्टैंड है, कोई एक सिंगल स्टैंड नहीं है। इनिशियली तो इंडिया ने किसको सपोर्ट किया था, पैलेस्तीन को सपोर्ट किया था, क्योंकि मैंने आपको बताया नेहरू, आप लोगों ने देख लिया होगा, इजिप्ट के रूलर के काफी अच्छे दोस्त भी हुआ करते थे। और इजिप्ट किसको सपोर्ट करता था, वो तो अरब्स को सपोर्ट करता था, पैलेस्तीन को सपोर्ट करता था। तो इनिशियली तो इंडिया किसको सपोर्ट करता था, पैलेस्तीन। इवन इंडिया में गांधी जी उस समय ये भी बोल चुके थे, इंग्लैंड इंग्लिश का है, फ्रांस फ्रेंच लोगों का है, वैसे ही पैलेस्तीन अरब लोगों का। इंडिया का स्टैंड है कि भाई वो पैलेस्तीन को तो सपोर्ट करता है, लेकिन वो साथ साथ इसराइल को भी एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज करता है। अब आप बोलोगे इसराइल को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज करना, यस, बहुत सारे अरब देश इसराइल को कंट्री ही नहीं मानते, वो बोलते हैं कंट्री है ही नहीं, दिस इज इलीगली ऑक्यूपाइड एरिया बाय द इसराइलीज।
ओके, सो बोथ पैलेस्टीन एंड इजराइल आर इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, ये आपको एक कंक्लूजन में आप लिख सकते हो। अब अगेन बता दूं फ्रेंड्स, आगे चलने के पहले अगर आप लोग भी यूपीएससी और एमपीपीएससी का न्यू बैच ज्वाइन करना चाहते हो, दैट टू एट मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस ऑफ ₹4,500 ओनली, तो आप मुझसे मेरे इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो, जिसमें आपको प्री प्लस मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी विद 1 ईयर वैलिडिटी। अगर आपको कुछ बहुत सारे डेमो वीडियोस वगैरह देखना है, सारे सब्जेक्ट्स देखना है कि किस तरीके से कंप्लीट कराए जाते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को एक बार विजिट कर सकते हो, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी। ऐप का नाम क्या है? परसीवरेंस आईएएस, जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप लोग एप्पल यूजर हो तो आप एक बार मुझे मेरे इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर लेना, तो मैं आपको हेल्प करूंगा ऐप वगैरह डाउनलोड कराने में। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप ऐप को मोबाइल के ऊपर भी चला सकते हो, प्लस आप अपने लैपटॉप या वेब के ऊपर भी एक्सेस कर सकते हो। चलिए, अब ये जो आर्टिकल है मैंने ये द हिंदू से लिया है, इसी बार का आर्टिकल है, संडे को आया था न्यूज़पेपर में, तो आप चाहो तो उससे गो थ्रू कर सकते हो, काफ़ी ईजी आर्टिकल है। ओके, तो यहाँ पर पूरी सारी चीज़ें दी हुई हैं कि जो अभी का वॉर चल रहा है उसमें अराउंड 36,000 लोग मर चुके हैं, क्योंकि अभी भी आपको पता है इजराइल पैलेस्तीन कन्फ्लिक्ट चल रहा है। अभी रिसेंटली 3 यूरोपियन देशों ने, स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे ने पैलेस्तीन स्टेट को रिकॉग्नाइज कर लिया है। अरब देश, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, उनका ये कहना है कि भाई लास्टिंग पीस लाना है तो आपको सबको शांति से बैठना पड़ेगा और मसले को सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने कुछ अगेन आर्टिकल वगैरह कॉपी पेस्ट कर दिए। यूनाइटेड नेशन की स्पेशल कमेटी कहाँ है, मेरा ये पूरे वीडियो का सोर्स क्या है, वो मैंने यहाँ पर पूरी चीज़ें नोट्स वगैरह में दे दिए, आप लोग इसको इजीली देख सकते हो। कैम्प डेविड एकॉर्ड्स क्या है वो लोग आप लोग देख लेना, फिर बाकी सारी चीज़ें भी यहाँ पर मैंने दे रखी हैं। अब टू स्टेट सॉल्यूशन क्यों नहीं अडॉप्ट किया जा सकता है, तो मैंने बताया आपको कि कोई भी पार्टी सबसे पहले तो पीस के लिए रेडी नहीं है। असैसिनेशन हो गया था इजरायली प्राइम मिनिस्टर का, और उसको किसने मारा था? इजराइल के ही आदमी ने मारा था। क्यों? क्योंकि पीस की ओर ले जाना चाहता था। पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी हमास आ चुका। हमास का ये मानना है कि भाई पीएलओ ने ऑलरेडी इजराइल को बहुत ज़्यादा कंसेशन दे दिए। ओके, राइज ऑफ हमास हो चुका। हमास क्या है? एक इस्लामिस्ट मिलिटेंट ग्रुप है, तो ये आपको ध्यान रखना है, जो लोगों के ऊपर अटैक वगैरह करता है उसको ज़्यादातर देशों ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी डिक्लेयर कर दिया है। लेकिन हमास को किसका सपोर्ट है? अरब देशों का सपोर्ट है। अब मल्टीपल रीजंस हैं क्यों टू स्टेट सॉल्यूशन नहीं अडॉप्ट किया जा सकता। पहला तो बाउंड्री डिस्प्यूट, कि भाई कौन सा एरिया कौन रखेगा। जेरूसलेम का क्या होगा? जेरूसलेम को कौन रखेगा? क्योंकि जेरूसलेम इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। इजराइल बोलता है कि हमारी कैपिटल है जेरूसलेम। इजराइल क्या बोलता है कि हमारी कैपिटल क्या है? जेरूसलेम है। पैलेस्तीन बोलता है कि जेरूसलेम हमारी कैपिटल है। इंडिया बोलता है कि भाई हम तो इजराइल की जेरूसलेम कैपिटल नहीं मानते, तो इंडिया क्या बोलता है? टेल अवीव इज द कैपिटल ऑफ इजराइल। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। दूसरा, कि उन सेटलर्स का क्या होगा, उन लोगों का क्या होगा जो ऑलरेडी वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप में रहते हैं, और जो ज्यूश हैं, तो ऐसे 70,000 ज्यूश हैं, 7 लाख ज्यूश हैं जो वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम में रह रहे हैं, उनका क्या होगा। फिर पैलेस्तीनियन बोलते हैं कि भाई जेरूसलेम किसका है, वहां पर अलग सा मॉस्क है, तो वो पूरा एरिया किसको दे दिया जाना चाहिए? पैलेस्तीन को दे दिया जाना चाहिए, और वो पैलेस्तीन की कैपिटल बनेगा। लेकिन मैंने आपको बताया कि भाई जेरूसलेम के अंदर सिर्फ अलग सा मॉस्क नहीं है, वहां पर टेम्पल माउंट भी है जो ज्यूश के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। फिर लास्ट है पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज का क्या होगा, जिनको इसराइल ने वॉर में हरा हरा के जब जो न्यू टेरिटरीज गेन करी थी उनको भगा दिया, तो तब वो कहाँ आएंगे? क्या वो वापस आएंगे इसराइल के अंदर रहने के लिए? तो इसराइल बोलता हम ये सब चीज़ें तो अलाउ नहीं कर पाएंगे। तो ये सारे डिस्प्यूट्स हैं जो अभी भी सॉल्व नहीं हुए हैं, जिसके कारण ये डिस्प्यूट ऑन गोइंग है। अलग अलग देशों का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, जिसको आप आराम से देख सकते हैं। और उसके बाद अब वीडियो को मैं यहाँ पर कंक्लूड करूंगा। कंक्लूड करते समय मैं आपको एक बता दूं कि हमने यहाँ पर कुछ मेंस के क्वेश्चन देखे थे। अगर आप इन क्वेश्चंस को अब सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आप इजीली 1 मिनट में इन सारे क्वेश्चंस को रिकॉल कर पाओगे। तो मैंने दिया व्हाट आर द हर्डल्स टू टू स्टेट सॉल्यूशन, टू स्टेट सॉल्यूशन को क्यों नहीं अडॉप्ट किया जा सकता, वो मैंने आपको बता दिया। With Palestinian territories under Israeli occupation since 1967, how will a Jewish and Arab state be demarcated? इनको कैसे डिमार्केट करोगे, क्या सॉल्यूशन हो सकता है, वे फॉरवर्ड ये आपको बताना है। Why does Israel want to hold on to the status quo occupation? Status quo मतलब वो क्यों 1947 या 1967 वाली पोजीशन को ही अब होल्ड करना चाहता है? क्योंकि इसराइल का यही कहना है कि अगर आज हम ये टेरिटरीज दे देंगे तो अरब देश आगे चल के फिर हमारे ऊपर अटैक करेंगे, और फिर इसराइल वाले लोग कहाँ जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन दिया वो, विल वॉर लीड टू पीस इन द रीजन और इज इट फार फेस्ड आइडिया। तो यह आपको अपनी यहाँ पर ओपिनियन देना है। तो अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।